नमस्कार स्टूडेंटों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चे कि संस्कृत की जो सीरीज है वो अनवरत रूप से आगे बढ़ रही है और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी है कि आप जिस हिसाब से वीडियोस को पसंद करते हैं, जिस हिसाब से आप कमेंट करते हैं, उससे हमको बहुत मज़ा मिलता है और कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमेशा आगे काम करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। तो आपसे हम यही आशा करते हैं कि आप हमेशा इस प्रकार ही प्यार दिखाते रहिए ताकि हम जो हैं हमें प्रेरणा का स्रोत मिलता रहे, ताकि हम आगे और काम करते रहें आपके लिए। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, या कह सकते हैं आप सफल हो जाएं, आप सेटल हो जाएं, यही हमारी मनोकामना है। और ईश्वर से हम यही कामना करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थी, इवन दिन ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड, जो जहाँ पढ़ रहा है सब कोई सफल हो जाए, अपनी मंजिल को पा ले, जो जो करना चाहता है वो कर ले, यही हमारी ईश्वर से कामना है। और इसी आशा और विश्वास के साथ में आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि संस्कृत है जो सरस्वती देवी जी की वाणी है, जिनको हम वाग देवी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं और शुरू करते हैं अपना ये प्यारा सा वीडियो, जो कि संस्कृत के आज व्यंजन पर होने वाला है। प्यारे बच्चे, शुरुआत में ही मैं कह देता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के सभी क्या करेंगे, लाइक करेंगे और एक बार शेयर कर देंगे अगर आपका दिल चाहे तो। अदरवाइज़ पूरा देख जाइए, लाइक करिए ना करिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखें, इससे हमको बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं अगर आप उसको सराहेंगे, आप उसको देखेंगे तो बस हमारे लिए इतना ही बहुत है। बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। आज है हमारा संस्कृत वर्णमाला का व्यंजन पार्ट। देखिए, तो व्यंजन पार्ट जो हम कहते हैं, तो सबसे पहले तो बात करते हैं। देखो, हिंदी से अगर संस्कृत को बेटा रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें लगता है कि जो हमारी लर्निंग है वो बहुत ही बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि हिंदी एक बार हम सीख चुके हैं, हिंदी का वर्णमाला एक बार हम देख चुके हैं, तो उससे ही हम इसको रिलेट करेंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर हिंदी का वर्णमाला की बात करें तो वहाँ पर अगर हम पूछें कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 33 थी। सेम टू सेम, चूँकि भाई हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो आप कहेंगे संस्कृत से। तो जो संस्कृत के मूल होंगे वही तो हिंदी के भी मूल होंगे ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, मूल कहा जाए, कुल कहा जाए। इसमें कुल और मूल, अब जैसे हिंदी में कुल 41 और मूल 33, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर जो मूल वही कुल। तो अगर पूछा जाए, सबसे पहला प्रश्न आ जाएगा, संस्कृत के कुल वर्णों की जगह हम व्यंजनों शब्द का प्रयोग करेंगे। या पूछा जाए संस्कृत के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे ये होती है 33, यानी 33 होती है। ठीक है बात। अब जैसे कि अब देखो यहाँ पर, तो अगर हिंदी की बात करें तो हमने कहा था कि मूल होती है, कुल होती है 41 और मूल होती है 33, तो कौन कौन हटा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ हटाया जोड़ा तो प्यारे बच्चे नहीं जाता है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जैसे कि वहाँ पर हमारे पास में संयुक्त अक्षर होते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास संयुक्त अक्षर जरूर होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसके संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं। चर्चा करते हैं इसके संयुक्त अक्षरों पर। संयुक्त अक्षरों पर, या इन्हीं को हम कह सकते हैं मिश्रित व्यंजन। ठीक है, देखो दोनों बातें एक ही हैं। अब ध्यान से देखें कौन कौन से हैं। देखो, हिंदी में क्या क्या होता है। हिंदी में होता है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये होते हैं 4। संस्कृत में आते आते एक और बढ़ जाता है, जिसको आप कहते हैं द्या। जैसे विद्यालय नहीं लिखते हैं, तो विद्यालय में हम कैसे लिखते हैं, विद्यालय में दा और या को नहीं बनाते हैं, तो ऐसे और ऐसे करके हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये बने किससे किससे हैं। तो अगर प्यारे बच्चे हम छा की बात करेंगे तो आप जानते हैं आधा का और सा से मिलकर ये बना हुआ है। अगर त्रा की बात करेंगे तो ता और रा से मिलकर बना हुआ है। जा की बात करेंगे तो ये आधा जा और या से मिलकर बना हुआ है। अगर स्रा की बात करेंगे तो ये सा और रा से मिलकर बना हुआ है। और अगर इसकी बात करें तो आधा दा और या से मिलकर बना हुआ है। तो प्यारे बच्चे, आप ये देख रहे हैं कि हमने लिखा काधा का, यहाँ जो इधर वाले जितने भी शब्द हैं उनमें हमने क्या लगाया, उनमें हमने हलंत लगाया, बल्कि जो इधर वाले शब्द हैं उनमें हमने हलंत का प्रयोग नहीं किया है। तो याद रखिएगा, अगर कभी छा आ जाए तो का आधा होता है, ना कि सा आधा होता है।
मान लीजिए कि अगर दूसरे प्रकार से इसको कैसे पूछ सकता है, तो एक बार इसको भी देख लीजिए। देखो ये तो का आधा है, यानी इसमें तो कोई भी हमारे पास में स्वर तो है नहीं, तो इससे हम और तो निकाल सकते नहीं हैं, लेकिन इस पे एक स्वर है, सा का मतलब छोटा आ भी इसमें है। तो अगर हम कहें प्यारे बच्चे का और इस सा को कर दो आधा, आपने कहा ठीक है कर देंगे, तो निकलेगा क्या, छोटा आ। क्या इस बात को इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ये है आधा का, ये है सा, तो इसमें आ था, इसको भी आधा कर दिया, और जब आधा करते हैं तो क्या निकल जाता है, जिसको भी आप आधा करोगे उससे स्वर निकल जाता है। तो इसमें स्वर है कौन सा, तो आप कहेंगे सर जी इसमें स्वर है आधा आधा जब करेंगे तो इसमें स्वर है छोटा आ, तो निकल जाएगा। ऐसे अगर इसको पूछा जाए, इसको क्या करोगे, इसको आधा कर दोगे तो इससे भी आ निकल जाएगा, तो हो जाएगा ता आधा रा और आ। यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, ये पूरा आधा जा है, यहाँ से आ निकाल दो तो आधा यहाँ हो जाएगा और आ निकल जाएगा। वही बात अगर यहाँ पर करें तो आधा सा तो ऑलरेडी है ही है, रा पूरा है तो रा को आधा करो और आ निकाल दो। यही चीज़ इसमें है कि आधा दा है प्लस में आधा या कर दो और आ निकाल दो। यानी ये जो संयुक्त व्यंजन है, जो मिश्रित व्यंजन है, इनको दो तरह से आप लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं आधा का और सा, आधा ता और रा, आधा जा और इया, आधा सा और रा। क्योंकि इनका नाम संयुक्त या मिश्रित क्यों पड़ा है प्यारे बच्चे, इसलिए पड़ा है। संयुक्त चीज़ें जैसे हम पूछे संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी जब दो वाक्यों को मिलाकर के जोड़ दिया जाता है उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त माने मिलाना, संयुक्त माने मिलाना। तो बताओ संयुक्त वर्ण क्या होंगे, अक्षर क्या होंगे, जो दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर के बने होंगे उनको ही तो संयुक्त कहोगे। तो ऐसे हो जाता है। बताओ सबको समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर बात समझ में आई है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करेंगे और किसी भी छोटी छोटी बात को भी हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है। देखो आगे मैं मानता हूं कि आपने यहां तक कर लिया होगा। तो ये तो बात होगी संयुक्त अक्षरों की, जो कि इन 33 में शामिल नहीं होते हैं। ये मूल हैं, ये कुल हैं, इनकी जो संख्या है वो अलग से होती है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। सॉरी, देखो इनको हम अलग से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अलग से, ज़रा ध्यान से सुनो। अब हमारे पास प्यारे बच्चे 33 प्रकार के हैं हमारे पास में। तो 33 में क्या क्या है, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा है का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, टा वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। सेम चीज़ हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। यहाँ पर भी क्या है, आप कहेंगे यहाँ पर भी सर जी का वर्ग है, का वर्ग होता होगा, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक। परंतु यहाँ पर इनका नाम चेंज होता है। जैसे हिंदी में आप का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग कहते हैं, परंतु यहाँ पर इनको ये नहीं कहते हैं। यहाँ पर का वर्ग का नाम होता है कु, चा वर्ग का नाम होता है चू, टा वर्ग का नाम होता है टू और ता वर्ग का नाम होता है तू एवं पा वर्ग का नाम होता है पू। यानी बात वही है, वर्ण वही हैं। अगर बात करें का वर्ग में, तो का वर्ग में वही वर्ण आएंगे जो हिंदी में आते थे, लेकिन नाम चेंज हो गया है। नाम अब का वर्ग ना कर कर कु कहा जाएगा। अगर पूछा जाए निम्न में से कु में कौन सा वर्ण आता है, तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे कि कु में वर्ण आएंगे का। अब देखो हिंदी जब पढ़ते थे तो हलंत नहीं लगती थी, लेकिन संस्कृत जब पढ़ेंगे तो हलंत लगेगी। क, ख, ग, घ और अंगा। ऐसे ही अगर बात की जाए चा वर्ग की, तो चा वर्ग को चा वर्ग ना कहकर संस्कृत में इसको चू कहेंगे। अगर कभी भी चर्चा आ जाए चू की, याद रखना चू कुछ और नहीं बल्कि पूरे चा वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो चा वर्ग है ये अपने पूरे वर्ग के अक्षरों को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही अगर चा में छोटा ऊ की मात्रा भी लगा दी गई तो ये अपने पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। तो चू का मतलब हो जाएगा चा, छ, ज, झ और इया, ठीक है बात। ऐसे ही बात करेगा टू की, तो टू किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे ये सर जी टा वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा। टा वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो ट, ठ, ड, ढ और आड़ा आते हैं, ठीक है।
ऐसी बात करें ता वर्ग की, तो तू किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे ता वर्ग को। तो इसमें आ जाएगा ता, था, द, धा और ना आ जाएगा। ऐसे पा की बात करें पू वर्ग, तो पा को प, फ, ब, भा और मा। अब देखो, अगर इनकी पूरी काउंटिंग हम करें कि गिन के बताओ, तो आप कहेंगे 5 5 सभी में है, 5 × 5 = 25। मतलब कहने का कि ये जो दोनों पूरे के पूरे हुए, ये क्या हो गए, 25 वर्ण हो गए। ठीक है, अब 25 हो गए तो इनका नाम क्या होता है, तो इन्हीं वर्णों को हम कहते हैं, इन्हीं समस्त 25 वर्णों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, या इन्हीं को दूसरे नाम, दूसरे शब्दों में कहा जाता है स्पष्ट व्यंजन। स्पष्ट का मतलब वे वर्ण, वर्णमाला में प्रयुक्त वे वर्ण जिनको स्पर्श किया गया है, जिनको छुआ गया है। और कहाँ से छुआ गया है, तो आप कहेंगे कि मुख के किसी न किसी भाग से छुआ गया है, क्योंकि हमारे पास जो उच्चारण स्थान होते हैं बच्चे, वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ होते हैं। अगर अब बताइए, आप अगर मुंह से बोलेंगे तो कहीं ना कहीं से तो आवाज़ आएगी ना भाई, बिना कंठ को छुए आवाज़ कैसे आ सकती है, कंठ से गुजरेगी तभी तो हमें आवाज़ मिलेगी, नहीं तो अंदर से तो हवा केवल आती है। तो चाहे इनको स्पर्श कहो, चाहे इनको स्पष्ट कहो, और चाहे इनको कह दो स्पर्शी वर्ण, समझ गए। परंतु यहाँ पर वर्गीय नहीं कहते हैं, क्योंकि ये संस्कृत है। संस्कृत में वर्ग नहीं, कु, चू, टू, तू, कु होता है, ना कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग होता है। ठीक है बात। तो आपने कहा कि ये तो बता दिया, लेकिन पाणिनि क्या क्या बता के गए हैं, तो पाणिनि ने एक सूत्र दिया, और वो सूत्र क्या है, सूत्र दिया कादयोः मावसानानाम, मावसानानाम, बिंदी लगाएंगे, स्पर्शाः, कादयो मावसानानाम स्पर्शाः। यानी पाणिनि जो है वो बता के गए कादयो, का आदियो माने का से शुरुआत करिए, आदि माने आप कहेंगे आदि माने शुरुआत, का से आदि माने का से शुरुआत करिए, और माँ के अवसान में, माँ के, माँ और अवसान, अवसान माने क्या होता है, अवसान माने होता है बीच में, क्या होता है, बीच में। मतलब का से शुरू करके माँ तक के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको प्यारे बच्चे कहते हैं स्पर्श। क्या कहते हैं, स्पर्श। देखो लिखा है का आदियो माने का से शुरुआत करिए, और माँ तक के अवसान माने होता है बीच में। अब तुम बताओ, आप लोग सभी बताओ, का से शुरू करो और माँ के अवसान माने बीच में, का से शुरू करके माने का को भी लेना है, माँ तक के अवसान में जितने भी वर्ण आते हैं सब क्या हैं, स्पर्शाः, सब स्पर्शी हैं। तो बताओ स्पर्शी की संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 25। देखो जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो हर बात के लिए एक सूत्र है, हर बात को सिद्ध करने के लिए प्यारे बच्चे एक सूत्र दिया गया है महर्षि पाणिनि के द्वारा, या किसी भी संस्कृताचार्य के द्वारा एक कोई ना कोई एक सूत्र जरूर दिया गया है, ताकि आप ये समझ पाएँ कि जरूरी नहीं कि आप इनको रटते घूमें, आप सिर्फ सूत्र याद करिए। कादयो मावसानाः, मैं लिख देता हूँ कि स्पर्श व्यंजनों को जानने का सूत्र है, स्पर्श का ये सूत्र है, बस इतना याद रख लो। कादयो मावसानाहम मावसानानाम स्पर्शाः, का आदयो माने का से शुरुआत करके, मावसान अवसान माने बीच में, माँ तक के बीच में जितने वर्ण आते हैं उनको हम स्पर्श कहते हैं। इतनी सी बात है, छोटी सी बात है प्यारे बच्चे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे। और इन्हीं वर्णों को एक नाम और दिया जाता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं स्पर्श वर्णों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, स्पर्श वर्णों को, स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उदित, उदित वर्ण भी कहते हैं, उदित वर्ण भी कहते, ठीक है बात कि नहीं। तो इनको हम उदित वर्ण भी कहते हैं। तो ये देखो ये बात लिखी हुई है,
थोड़ा सा हाईलाइटेड पॉइंट है, आप जरा ध्यान देंगे। पूछा जाता है कि भैया उदित वर्ण किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे जो स्पर्श वर्ण है ना हमारे, उन्हीं को हम उदित वर्ण भी कहते हैं। तो बताओ ये बात सबको समझ में आई? अगर समझ में आई है प्यारे बच्चे तो एक बार स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। हो गया? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो गया है। देखो आगे सुनो, देखो अब हम बात करेंगे, हमारे पास में हिंदी में अंतस्थ होते हैं और क्या होते हैं, ऊष्म होते हैं। आप ये बात जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो हम जरा अंतस्थ और ऊष्म पर बात कर लेते हैं। देखो बच्चे क्या है कि आप सूत्रों पर इसमें ज़्यादा गौर करिए, और गौर तो आपको पूरी चर्चा पर करनी है, लेकिन रट के क्या रखना है, तो आपको सूत्र रट के रखना होगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए संस्कृत जो भाषा है वो महेश्वर सूत्रों से, देखो जब हम इस क्लास के बाद में हमारा महेश्वर सूत्रों का ही टॉपिक रहेगा। अभी तो देखो आप पढ़ रहे हैं संस्कृत के व्यंजन, फिर आप पढ़ेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन, फिर आप पढ़ेंगे प्रयत्न स्थान के आधार पर व्यंजन, और फिर आप जाके महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। तो देखो महेश्वर सूत्र जब पढ़ते हैं तो वहाँ से हमको काखा का भी मिलता है, यानी स्वर भी मिलते हैं और व्यंजन भी मिलते हैं, और वहीं से हम कुछ प्रत्याहार बना करके लाते हैं। देखो तो बात चर्चा यहाँ पर चालू हो रही है प्यारे बच्चे अंतस्थ वर्णों की। किसकी? ऐसे लिखा जाता है अंतस्थ वर्ण। तो आप सभी जानते हैं हिंदी में अंतस्थ वर्ण होते हैं या रा ला वा, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये बताते हैं महर्षि पाणिनि कहते हैं, महर्षि पाणिनि जो है वो एक प्रत्याहार देके गए हैं जिसका नाम है यण प्रत्याहार, और इसी प्रत्याहार से यण संधि बनी होती है। क्या नाम है इसका? तो आप कहेंगे इसका नाम है यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार है ये, और इसी से आगे चलकर बनी होती है हमारी यण संधि। यण संधि में क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे उसमें उसका क्रम होता है या वा रा और ला, या वा रा ला। तो अब क्या बताओ, यही तो हमारे अंतस्थ में आते हैं, बस इनका क्रम बदला होता है, क्रम हो जाता है यारा लावा, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं यावा राला। समझ पा रहे हो कि नहीं? चाहे आप यारा लावा कहिए, चाहे आप यावा राला कहिए। तो यानी अगर हम इसके लिए पाणिनि जो सूत्र देकर गए वो क्या देकर गए, उन्होंने कहा यणो अंतस्थाः। ये देखो आ बना हुआ है, ये क्या है? आ। यणो अंतस्थाः, सूत्र पाणिनि जो देखे गए वो देखे गए यणो अंतस्थाः। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो पाणिनि ने ये सूत्र दिया, कहा जो यण है, जो यण प्रत्याहार है वही तो अंतस्थ हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आप कहेंगे या वा रा और ला, ये आते हैं। ठीक है बात? तो यणो अंतस्था, अंतस्थ कौन है? यण प्रत्याहार है, और सूत्र क्या दिया पाणिनि ने? यणो अंतस्था, माने जो यण है वही तो अंतस्थ है। ठीक है, अब बात हम करते हैं ऊष्म की। देखो बात जरा सा हम कर लेते हैं ऊष्म व्यंजनों की। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं भैया? तो देखो आप सभी जानते हैं जो ऊष्म व्यंजन है कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे होता है शा, शा, सा और हा। ये हमारे चार प्रकार के जो हैं ये क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऊष्म व्यंजन ये हैं तो इनकी जो उत्पत्ति है वो किस प्रत्याहार से हुई है। तो याद रखिए उनकी जो उत्पत्ति है प्यारे बच्चे वो हुई है सल प्रत्याहार से। काहे से? सल, सल प्रत्याहार। अभी देखिए अभी सिर्फ आपको इतना जान लेना है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो सल प्रत्याहार से हुई है। जब हम आगे आएंगे, जब महेश्वर सूत्रों के बाद में टॉपिक ही होता है प्रत्याहार निर्माण या प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, ये टॉपिक ही है। तो जब टॉपिक आएगा तो इसको हम विधिवत आपको प्रत्याहार समस्त प्रत्याहार बनाना सिखाएंगे। पाणिनि के हिसाब से 42 प्रत्याहार हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। और वैसे प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो हम 44 प्रत्याहारों का प्रयोग करते हैं अपनी हिंदी में या अपनी संस्कृत में, सॉरी। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कि 42 और 44 दो ही प्रकार के नंबर हमको याद रखने हैं। तो यानी ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत श और हा आते हैं। तो अगर यहाँ पर सूत्र की बात की जाए कि पाणिनि जी सूत्र क्या दे के गए, तो पाणिनि जी ने कहा कि जो उसका सूत्र होता है सल ऊष्माणाः। क्या होता है? सल, ये देखो लिखा हुआ है सल ऊष्माणाः। क्या सूत्र होता है?
तो सूत्र है प्यारे बच्चे सल ऊष्माणः, यानी सल प्रत्याहार में जो जो पाए जाएंगे उन्हें ही तो ऊष्म कहते हैं। ऊष्माणः जो सल में पाए जाते हैं, जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे वही तो ऊष्म कहलाएंगे। तो इस प्रकार की बात हमारे पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में लिखी है। तो बताओ क्या यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? अगर प्यारे बच्चे यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो एक बार हम तीनों को रिवाइज करेंगे। जरा एक बार सबसे पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे। हो गया? आप कहेंगे जी हाँ हो गया। अब देखो तीनों बातों को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आज की इस क्लास को, इस बढ़िया सी क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे और अगली क्लास में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम आपको अभी बताएंगे। देखो अब ज़रा सा हम एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमने आपको चीज़ बताई थी, मैंने कहा था आप सबसे पहले तो संख्या याद रखेंगे। किसकी संख्या यहाँ पर याद रखेंगे? तो आप व्यंजनों की संख्या याद रखेंगे। तो आपने कहा कितनी होती है? तो आपने कहा 33 होती है। उसके बाद में मैंने ये सिखाया प्यारे बच्चे कि जो संयुक्त व्यंजन हैं वो कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो आपने कहा कि इसमें हमको संख्या तो याद रखनी नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कौन कौन से होते हैं। आपने याद कर लिया छ, त्रा, ज्ञा, स्रा और द्या, ठीक है, ये आपने याद कर लिया। उसके बाद में अगली मैंने पढ़ाया था कि जो स्पर्श होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनके लिए सूत्र क्या होता है? तो सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है। सूत्र क्या है? सूत्र है कादयोः मावशानानाम स्पर्शाः। तो ये हमारा सूत्र था। कहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक बार चेक करते हैं। हाँ थोड़ा सा कट रहा है, ज़रा हम इसको इधर लिखने की कोशिश करते हैं। ये देखो इसको सीधा लिख देते हैं ताकि नीचे तक हमें एक्सपेंशन करना है। छ, त्रा, ज्ञा, स्रा और द्या। फिर देखो, फिर आपने आगे बात की थी जो स्पर्श होते हैं उनके लिए सूत्र क्या होता है? लिखेंगे हम। जो हमारे पास में जो अंतस्थ हैं उनके लिए सूत्र क्या होता है? हम लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ऊष्म हैं इनके लिए सूत्र क्या होता है? हम लिखेंगे। तो तीनों सूत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। स्पर्श के लिए सूत्र होता है प्यारे बच्चे कादयोः मावशानानाम स्पर्शाः। ठीक, मतलब का से शुरुआत करो और माँ तक के बीच में जो जितने भी वर्ण आते हैं सब क्या कहलाते हैं? स्पर्श। यहाँ पर था यणो अंतस्थाः, माने जो यण प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अंतस्थ। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था सल ऊष्माणाः। जो सल प्रत्याहार में आते हैं वो ऊष्म होते हैं। मैंने बताया था कि यण प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं? तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत प्यारे बच्चे आते हैं, ये क्रम होता है या, व, रा और ला। अगर पूछा जाए सल में कौन कौन से आते हैं, तो सल के अंतर्गत आते हैं शा, शा, शा और हा। इतनी बातें मैंने आपको बताई हैं। आप सभी अब हम हर क्लास के अंदर लास्ट में क्या करेंगे? जितना भी पढ़ाया गया होगा उसको शॉर्ट में एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रहे। और अंतिम पंक्ति में हम ये चाहेंगे कि आप सभी जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो भी हमको देख रहे हैं, अगर उनको वो टॉपिक पसंद आया है तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर दीजिए। उस पर कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो कंटेंट है हो सकता है कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, कुछ लोगों को हो सकता है बेनिफिशियल ना भी हो। जिनको ऐसा लगता है कि गलत है या जैसा कुछ है तो आप अपनी सलाह भी हमको भेज सकते हैं, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है। और लाइक करें वीडियो को, अगर आपका अंतरात्मा कहे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार है। अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।